हम आपको पढ़ाए थे इसके पहले, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाए थे ना। अब जो भी है आज हम लोग क्या करना है, पूरा का पूरा खत्म करना है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है भारत एवं इसका आर्थिक इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, भारत का। भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है बुआ, अभी वर्तमान में है नई दिल्ली। वर्तमान में क्या है, नई दिल्ली। लेकिन जो इसकी प्राचीन राजधानी थी, सबसे पहली राजधानी, वो क्या थी, क्या थी बुआ, कलकत्ता। कलकत्ता से दिल्ली कब लेके आया गया, 1911 ईस्वी में। तो ये थी प्राचीन राजधानी, कौन सी, कोलकाता। क्योंकि वहां पे बंदरगाह था, माल लाने ले जाने के लिए सुविधाएं थी, बहुत बड़ा जगह था, इसकी वजह से वहां पर राजधानी रखी गई थी। लेकिन जो जो शासक आते गए, दिल्ली को भी राजधानी बनाते गए, इसलिए मजबूरन क्या करना पड़ा, उसको वहां से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये तो हो गई राजधानी। राजधानी इसलिए क्योंकि देश की सारी जो राजनीतिक क्रियाएं होती हैं कहां से होती हैं, दिल्ली से, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। लेकिन पैसा, फाइनेंस सबसे ज्यादा कहां से आता है, किस जगह से, मुंबई से। इसलिए वित्तीय राजधानी किसको बोला गया है, मुंबई को वित्तीय राजधानी। कारण बहुत सारे हैं वहां पे। सबसे पहला कारण तो यह है कि जितने भी अमीर लोग हैं हमारे, सब कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र में। बात समझ में आया कि नहीं आया, रहते कहाँ है, मुंबई में। तो जहां से ज्यादा टैक्स पे होगा वहां से ज्यादा अर्निंग होगा, इसलिए वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है, मुंबई। ये सवाल आप एग्जाम में आता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तब वो क्या बोलना है, मुंबई। मुंबई का प्राचीन नाम क्या था होगा, बम्बई था। कोई दिक्कत, ये छोटा सवाल हुआ। अब इसमें थोड़ा सा और हम जानेंगे कि भारत तो ठीक है, इसका कि मतलब किस और नाम से, कौन ऐसा नाम है जिसे भारत को डिनोट किया जाता था। तो वो नाम क्या था, सोने की, सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहा जाता था भारत को। सिलसिला शुरू हुआ पता है कब से, 1498 से। 1498 से जब एक डच नहीं, पुर्तगाली, कौन था वो, पुर्तगाल का एक व्यापारी था, इसका नाम था वास्को डी गामा। वो नाविक था, क्या था, नाविक था। वो क्या हुआ, भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा, कब पहुंचा, 1498 में, 1498 में वो पहुंचा। कहाँ, भारत के अपने केरल की कालीकट नामक जगह पे, ठीक है। वहां पहुंचा, वो पहुंच कर देखा कि भारत जो है सब चीज में संपन्न है, सब चीज में समृद्ध है। सब चीज में क्या है, समृद्ध है, संपन्न है, और सबसे बड़ी चीज कि ये क्या है, खुश है। क्या है, खुश है। मतलब भारत कैसा देश था, समृद्ध था, संपन्न था, और क्या था, खुशहाल था। ये सारी चीजें भारत की क्वालिटी थी। वो आया, यहाँ पे रहा। जाते वक्त जो केरल का राजा था कालीकट का, जमोरिन, क्या नाम था उसका, वो जाते समय उसको बहुत सारे गरम मसाला, तेजपत्ता रख के उसके नाव पे, जहाज पे लाद दिया। बस समझ में आया। जब वो गया, कौन गया, वास्को डी गामा। जब गया अपने पुर्तगाल, जाके वहां के मार्केट में जब अपने मसालों को बेचा, तो उसकी जो, उसके बदले में जो आय हुई, उसकी आमदनी हुई, उसको देखने के बाद लगा कि नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है, गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। कौन चीज, वहां के मसाले, भारत के मसाले। उसके बाद से व्यापारियों का आना जाना क्या हो गया, शुरू हो गया। और पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर आपके यूनानी आए, फ्रांसीसी आए, करते करते सारे आए। 1600 में, कब हुआ, 1600 में कंपनी की स्थापना हुई, और वो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में उसकी स्थापना हुई भारत में। लेकिन वो अपना असली रूप, खतरनाक रूप नहीं होता है, वो 1657, 1656 के बाद से क्या कहीं दिखाना शुरू की। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं। और ये 1656 से लेकर 1857 की क्रांति, याद है ना, 1857 जिसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है, मेरठ से शुरू हुआ था। ये लगभग जो 200 साल है, कितना साल है हुआ, 200 साल तक अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया,
शोषण किया। क्या किया? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया? शोषण किया। कितने साल तक किया? तो ये जो अंग्रेजों का शोषण था भारत की अर्थव्यवस्था पर कितने साल तक चल रहा? लगभग 200 साल तक। कितना हुआ? याद रहेगा ना आपका? अरे बोलिए। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत क्या था? खुशहाल था, संपन्न था, समृद्ध था। लेकिन ये 200 साल जो अत्याचार किया हमारी अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों ने, उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने गलत तरीके से टैक्स लाद कर, अलग अलग नीतियां अपना कर, फूट डालो शासन करो, बहुत सारे उसके नीति थे, गंदे गंदे नीति थे। इन सारे नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट होती गई और जो देश आजादी से मतलब अंग्रेजों के आने से पहले बहुत ज्यादा संपन्न था, आजादी आते आते उसकी अर्थव्यवस्था पर ग्रहण लग चुका था। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे सबको समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से सवाल क्या पूछता है पहला कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया? बोलो क्या किया? शोषण किया। कितने वर्षों तक किया? अच्छा एक बात और है, अब किसने शोषण किया? अंग्रेजों ने। बात समझ में है ना? तो जो देश जो है एक बड़ा सा देश होता है जो एक दूसरे देश पे शासन करता है, जो देश शासन करता है उसको शासक देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होगा समझने का प्रयास कीजिए। एक होता है कौन सा देश? शासक, जो राज करता है, और जिस पर राज करता है ना उसे बोलते हैं शासित देश। क्या बोलते हैं? इसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो आप बताओ भारत उपनिवेश था कि अंग्रेजी देश उपनिवेश था? अंग्रेज मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोग, लंदन के लोग क्या कहलाते हैं आपके? अंग्रेज कहलाते हैं। तो भारत किस देश का उपनिवेश था? अंग्रेजों का। कोई दिक्कत इसमें? भारत अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था लगभग कितने वर्षों तक? 200 साल। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है भारत उपनिवेश और अंग्रेज। तो समझिए भारत के बारे में ज्यादा मत इतना समझिए आप, इसका एरिया जो है ना कितना हुआ? 1 किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? और जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज इसकी जनसंख्या कितनी है? अभी 146 करोड़ प्लस चल रही है। बात समझ में आ रहा है वर्तमान में? तो ये कौन से स्थान पे आ रहा है? कौन से स्थान पे? प्रथम स्थान पे। मतलब इतने बड़े जगह पर फैले इतने ज्यादा लोग अभी वर्तमान में है। कितना बाबू? वर्तमान में ये हमारा जो देश है अभी भी यहाँ पे ना 3-4 नियमों को पालन होता है। सबसे पहला होता है अतिथि देवो भव। क्या बोलता है? अतिथि देवो भव। मतलब जो आपके गेस्ट आर गॉड। क्या कहता है? गेस्ट आर गॉड। दूसरा कहता है का वसुधैव कुटुंबकम, माने पूरी दुनिया जो है हमारा परिवार है, पूरी दुनिया। यही वजह है कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, चाहे कोई भी विदेशी व्यक्ति आया, तो हमने उसका विरोध नहीं किया। हम उसको अपने परिवार की तरह समझे, जो खाना था खुद खाए, उसको भी खिलाए, कोई भेदभाव नहीं किए। तो जो आदमी छल नहीं करता है उसके साथ छल आसानी से हो सकता है। बात समझ में आया? जो छल नहीं करता है उसके साथ कोई भी छल कर सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई था भारत के साथ, अब हम लोगों ने सारे अतिथियों को भगवान समझा और वो लोग आए और हम ही हमारे यहाँ रह के हमारा अन्न खाकर हमारा धन लूट के लेके चलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? उपनिवेश बता चुके हैं आपको हम। जब एक बड़ा सा कोई देश होता है अपने बराबर या अपने से छोटे किसी देश पर, समझ में आ रहा है ना, शासन करता है, राज करता है, उसे अपने तरीके से नियंत्रित करता है, तो उस छोटे से देश को या उसी देश को जिस पर राज किया जाता है उसे शासित देश क्या कहा जाता है बच्चे? अरे बोलो, उसे शासित देश कहा जाता है या उपनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? अंग्रेज के बारे में बात करें तो अंग्रेज बोलते हैं इंग्लैंड के लोगों को। कहाँ के लोगों को बोलते हैं? इंग्लैंड के लोगों को। इससे संबंधित सवाल क्या एग्जाम में आएगा? तो अंग्रेजों भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया? याद रखो, साफ एकदम याद रखो, अर्थव्यवस्था का शोषण किया। कौन सी अर्थव्यवस्था का? तो भारतीय। दूसरा
कितने सालों तक राज किया? लगभग 200 सालों तक। कोई दिक्कत? नीति क्या थी? सबसे फेमस नीति डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड डालो और शासन करो। याद रहेगा ना? बोलो हाँ या नहीं। तो आपको जो टॉपिक दिया गया है, जो भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? भारत, अरे बोलो। भारत के बारे में बता दिए। उपनिवेश किसे कहते समझ में आया आपको? अंग्रेज। बता दिए कि हाँ, इंग्लैंड के नागरिकों को क्या कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं। और हमें बर्बाद करने में, हमें लगभग 200 साल पीछे करने में किसका हाथ था? अंग्रेज। उतना पैसा रहता, जीडीपी आगे रहती। जीडीपी क्या है, सीएसओ क्या है, बहुत सारे कुछ ऐसे आपको फुल फॉर्म्स जो है हम लोग इसी चैप्टर के अंत में करेंगे। कोई दिक्कत है ना किसी को? सबको समझ में आ रहा है ना भाई? अगला अर्थव्यवस्था क्या है संक्षेप में, पहले समझेंगे में। देखो, आपको जो भी समझाया जाएगा ना, बहुत ही पार्टिकुलर और क्रमबद्ध तरीके से हमने पूरा प्रयास किया समझाने का। अर्थव्यवस्था तो हम क्या करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? अर्थ प्लस क्या होगा? अर्थ का मतलब हो गया आर्थिक। क्या हुआ? आर्थिक। और आर्थिक संबंधित किससे है? आर्थिक क्रिया से। किससे संबंधित है? अरे बोलो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब व्यवस्था मतलब समझ रहे, सिस्टम, काम करने का तरीका। अरे बोलो, तो समझिए। कोई अगर आपसे पूछेगा ना कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अगर आपको लिखना है कि डायरेक्ट उसका परिभाषा पूछ, जैसे परीक्षा में पूछ दिया, तो मैं जो बताऊंगा उसको लिख देना है वहां पे, याद करके आपको। लेकिन कोई अगर कहेगा समझाइए, तो कैसे समझाइएगा? पहले समझिए आप क्रिया के बारे में। क्या समझिए? क्रिया क्या होता है? तो कोई भी काम होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। एनी वर्क इज डिफाइंड एज एक्शन। एनी वर्क इज डिफाइंड एज एक्शन। कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो। बच्चे समझ में आ रहा है आप लोग को? अरे आप लोग समझ में आ रहे हैं? yes, कोई भी काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, सारा का सारा काम। और सब काम को क्या कहते हैं? क्रिया। लेकिन सब काम पैसा के लिए नहीं होता है। सब काम पैसा के लिए, जो काम पैसा के लिए होता है उसे कहते हैं हम लोग कौन चीज? आर्थिक क्रिया। जिस काम को करने के बाद हमें वेतन मिलता है, मेहनताना सैलरी, तनख्वाह मिलता है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। बात समझ में आया? और आर्थिक क्रिया आप आसानी से कर पाए, आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो, तो आर्थिक क्रिया को अच्छे ढंग से करने के लिए जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं लोग? अर्थव्यवस्था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आर्थिक क्रिया संपादित करने की व्यवस्था, संपादित करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो तब कहेंगे अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहेंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति आर्थिक क्रिया को संपन्न करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आर्थिक क्रिया को समझते हैं आप लोग? कोई भी क्रिया जो करने के बाद में क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है, पैसे मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। कोई दिक्कत? तो अर्थव्यवस्था समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अर्थव्यवस्था क्या है? हमारे आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? और अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? तो वही बोले हैं कि अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे, अर्थव्यवस्था उस तंत्र या किसको हुआ? ढांचा को कहते हैं, वो कहते हैं जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कोई भी आर्थिक क्रिया क्या की जाती है? आर्थिक क्रिया संपन्न होती है। बात समझ में आया कि नहीं? रटा रटा आंसर देने से बचे। बहुत इसका डिफिनेशन बहुत सारा लोग लिखवाता है, ठीक है, लेकिन ये तो हो गया हमारे समझ के लिए। बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्री कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे ब्राउन हो गए, एग्जाम में आएगा कि कुछ अर्थशास्त्र का नाम लिखे तो ब्राउन हो गए। उसके बाद आर्थर लेविस हो गया। कौन है बुआ?
आर्थर लेविस। ये लोग अर्थशास्त्र, भारत से कौन हो गए थे? मनमोहन सिंह। क्या हो गया बाबा? मनमोहन सिंह भी क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे, अर्थ बहुत बड़े जानकार थे अर्थशास्त्र के, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। अमर्त्य सेन हो गए। ये लोग ऐसा ऐसा था लोग ना, जिनको बोलते हैं अर्थशास्त्री। ये लोग क्या किया था? अर्थशास्त्र में अपने ज्ञान बहुत ज्यादा अर्जित किया था। ठीक है, तो ब्राउन क्या किए थे? इसका अलग परिभाषा दिए थे। आर्थर लेविस अलग परिभाषा दिए थे। समझ में आया ना? तो हमारे हिसाब से तो समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था जो होती है ना, अर्थव्यवस्था का तात्पर्य किससे है? तो उत्पादन के सभी साधनों से है। जितना उत्पादन है ना, जो जो आप सामान उत्पादित कर सकते हैं, वस्तुएं बना सकते हैं, तो कुछ अर्थव्यवस्था अलग अलग अर्थशास्त्री के अनुसार क्या होता होगा? अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? उत्पादन के अलग अलग साधनों से है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। कुछ लोग क्या कहते हैं? साधनों से है। कुछ लोग कहता है कि अर्थव्यवस्था क्या है? देश भर में जितने सामान बनते हैं, बस समझ में, तो सामान बनाने के लिए जो अच्छी तरीके से व्यवस्था है, जो सुसज्जित व्यवस्था है, उसे क्या कहा जाएगा? अर्थव्यवस्था। आपको केवल क्या याद रखना है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी ऑब्जेक्टिव से क्या होगा, किसने क्या कहा था, कौन व्यक्ति क्या बोले थे, वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलते हैं। अब लिखा है कि अर्थव्यवस्था के काम। क्या लिखा गया है? तो आप बताइए अर्थव्यवस्था कितने काम है? अर्थव्यवस्था कितने काम है? दो। पहला क्या है? पहला है लोगों को क्या करना होगा? रोजगार देना। दूसरा क्या है? लोगों की, ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप लोग पूरा बोलिए। लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्या करना? उत्पादन। समझ में आया कि नहीं? जो जरूरत है वही। अब आप मान लीजिए किसी लोग को मान लीजिए अरे राज्य में किसी को भी दूरबीन की जरूरत नहीं है, किसी को दूरबीन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे दूरबीन बनाना, अब बाहर नहीं भेजना, वो तो अर्थव्यवस्था नहीं हुआ। आपको यहाँ बनाए क्या करना होगा? बाहर भेजना होगा। सिंपल सा बात है। अब आपके पास बाहर भेजने की व्यवस्था है नहीं, आप क्या कर रहे हैं? दूरबीन बनाया जा रहा है। यहाँ पे दूरबीन का कोनो काम ही नहीं है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करना भी किसका काम है? अर्थव्यवस्था। तो बताइए अर्थव्यवस्था के मुख्य काम कितने हैं? पहला, लोगों को रोजगार का अवसर देना। दूसरा, जरूरत की चीजों का उत्पादन करना। जरूरत की चीजों का याद रहेगा ना? अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की यहाँ तो जो पढ़ाई का सब समझ में आया ना आपको? पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताओ। तो भाई इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था का इसके उत्पादन के अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन से है। नहीं समझे बात? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लोग पूछेगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, क्या होता है संरचना? तो जो जो चीजें बनती हैं उसके अनुसार क्या होता है? विभाजन होता है क्षेत्रों का। उसे ही अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? संरचना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया? अर्थव्यवस्था। क्या लिखा गया? तो अर्थव्यवस्था को बांटा गया, पता है कितने भागों में? 3 क्षेत्रों में बांटा गया। क्षेत्रों में पहला जो क्षेत्र से बोलते हैं प्रारंभ। क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्राइमरी सेक्टर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कौन सा? द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं?
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कितना क्षेत्र होता है? प्राथमिक, द्वितीय और क्या होता है? तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र का जो दूसरा नाम होता है वो आपका होता है कौन सा? कृषि क्षेत्र। कौन सा होता है वो? और द्वितीय का दूसरा नाम क्या होता है? उद्योग या औद्योगिक। याद है आपको? और तृतीय का जो नाम होता है, क्या नाम होता है? सेवा क्षेत्र। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। उसका नाम सेवा क्षेत्र इसलिए है ना, क्योंकि वो जो होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये दोनों क्षेत्रों पर इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या नहीं? जैसे व्यापार तृतीय क्षेत्र में आएगा। व्यापार क्या होता है? अरे दिमाग से व्यापार होता है। बात समझ में आएगा नहीं? तो व्यापार होता है सेवा क्षेत्र में। व्यापार के लिए कच्चा माल जो खरीदना होगा वो कहाँ से खरीदेंगे? कृषि से। और जो तैयार माल खरीदो कहाँ से खरीदेंगे? उद्योग से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुल मिला के बात यह है कि जो तीसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राथमिक या क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा होता है, सेवा लेता है। उसे क्या कहते हैं? इसलिए उसे क्या कहते हैं? अब समझिए, इतना ही नहीं है, समझिए कृषि में क्या क्या आ सकता है। कृषि में आएगा खेती, आएगा ना, फसलों का उत्पादन, क्या आ जाएगा? पशुपालन, तो मछली पालन भी आ जाएगा, मुर्गी पालन। समझ में आ रहा है ना? पालन ये सब आ सकता है। उद्योग में क्या आ सकता है? छोटे मोटे उद्योग कोई भी आ सकता है। कोई भी उद्योग, चाहे छोटा उद्योग, चाहे बहुत छोटा उद्योग, चाहे बड़ा उद्योग, चाहे बहुत बड़ा उद्योग, कोई दिक्कत? निर्माण कार्य ये भी आ सकता है। निर्माण, अरे मजबूत घर बनता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर तेल का खनन निकल जाएगा। गैस का उत्खनन, ये सब कहाँ आ सकता है? द्वितीय क्षेत्र। बात समझ में आया? सेवा क्षेत्र में क्या आएगा सर? सेवा में वैसे जो सर्विस की जाती है, जैसे आपका शिक्षक, क्या हुआ? उसके बाद क्या हो जाएगा? चिकित्सक हो जाएगा। अरे बोलो ना हाँ या नहीं? उसके बाद व्यापार हो जाएगा, बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, ये सब कहाँ चला आएगा? तृतीय क्षेत्र। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? फिर से समझिए, आपके एग्जाम में चाहे कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। तो आपको तो पता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अरे बताया ना अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है? अलग अलग क्षेत्रों में इसके विभाजन से, कि किसको अलग अलग क्षेत्र में कैसे बांटा गया है। तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक मतलब शुरुआत वाला, तो खेती या पशुपालन उसमें आता है। द्वितीयक में हो जाएगा उद्योग, निर्माण, तेल, ये सब आता है, कोई दिक्कत? और तृतीयक में क्या होता है बाबू? टर्शियरी में शिक्षक, चिकित्सक, बैंकिंग, बीमा, सेवा, व्यापार, ये सब कहाँ आता है बुआ? तृतीयक में। कोई डाउट? तो ये होता है अर्थव्यवस्था की संरचना। और इससे बाबू 1-2 क्वेश्चन, मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये तो आता ही आता है। बोर्ड पे लिखे है ना जितना, उतना में से 2 क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे पहली अर्थव्यवस्था जो होती है वो कौन सी है? कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है? क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? अब समझिएगा, पूंजीवादी क्या होता है ना, देखो सब चीज होता है उत्पादन के साधन पर। उत्पादन का साधन, कोई भी मतलब फैक्ट्री है चाहे कुछ भी, मेन चीज क्या होता है? उत्पादन का साधन। जैसे फैक्ट्री हो गया, अरे बोलो रहा है नहीं, उत्पादन का साधन मतलब जहां से चीजें उत्पादित हो सकती हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं? नए नए टैलेंट को उत्पादित कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम
पढ़ा रहे हैं, हम नए नए टैलेंट को उत्पादित कर रहे हैं, हम पे अधिकार सरकार का है। इस उत्पादन के साधन पे इसका अधिकार हुआ सरकार का। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात समझ में आया? जिस पर केवल जो भी उत्पादन का साधन होता है ना, उस पर अगर मान ली केवल पूंजीपति का अधिकार हो, किसका अधिकार हो? पूंजीपतियों का नियंत्रण अगर हो, पूंजीपतियों का क्या हो? नियंत्रण। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो आप सिंपल बोलिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? और ये कहाँ है? तो अमेरिका में, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। समाजवादी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो या समाज के पूरे लोगों का अधिकार हो, उसे क्या कहा जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मैंने कुल मिला क्या कह सकते हैं कि सरकार या किसका होगा? समाज का क्या हो? नियंत्रण हो, उसे क्या कहा जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और ये कहाँ लागू है? चीन में है, क्यूबा में है, और कहीं कहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, याद रहेगा ना, उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का भी अधिकार होता है और कुछ साधनों पर सरकार या समाज का भी नियंत्रण होता है, का अधिकार होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नहीं समझ में आया? मिश्रित का मतलब होता है मिली जुली अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मिक्स। तो मतलब क्या होता है? मिला जुला नियंत्रण। क्या बोलेंगे? मिला जुला नियंत्रण। कुछ पर सरकार, कुछ पर क्या हो? प्राइवेट व्यक्ति का। समझ में आया कि नहीं है? मिला जुला नियंत्रण जो होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और ये कहाँ है? एक भारत में, अपने देश भारत में है, पाकिस्तान में है, और कौन सी में है? श्रीलंका में। बोलो हाँ या नहीं? और भी जगह पे है, नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन हम हमारे एग्जाम के, हमारे परीक्षा में जो पूछ सकता है वो उसका नाम यही है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा? अब समझिए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो इसी को घुमा के पूछेगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? कोई दिक्कत? दूसरा पूछेगा, किस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी या समाजवादी के बीच का रास्ता माना? ये जो है ना, ये जो है, ये दोनों के बीच का क्या है? रास्ता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का क्या माना गया है? रास्ता माना गया। कोई डाउट? क्लियर? कुछ पूछना भी है इसमें? याद रहेगा ना इसे? अब लिखा है कि अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास होता कैसे है? क्या समझते हैं आप अर्थव्यवस्था के विकास से? चलिए अब चलते हैं कहाँ पे? तो सबसे पहले हम आते हैं अर्थव्यवस्था पे। कहाँ पे आते हैं? ठीक है? अरे बोलो। तो अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है वो कब होगा, कैसे होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? देश के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? देश। दुनिया में जितने भी देश हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? 3 कैटेगरी में। कितना में हुआ? पहला, दूसरा और कौन सा है? एक होता है विकसित देश। क्या होता है? विकसित का मतलब होता है ना डेवलप्ड, और वहां पर सब चीज है, सब चीज है, सब कुछ बढ़िया है, अर्थव्यवस्था उच्च स्तर पर चल रही है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, कमाई का स्रोत बढ़िया है, चीजें आसानी से बन जा रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। उसे क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे हमारा महाशक्ति 2 है, कौन कौन सा? यूएसए। अरे बोलो। अरे वर्तमान में कितनी महाशक्तियां हैं? 2। एक यूएसए और एक कौन है? यूएसएसआर। असल जो टूट गया है, अब क्या बन गया? रूस बन गया। क्या बन गया है? उसको हटा गया। मैंने आप समझिए, अमेरिका और कौन चीज? रूस।
ये सब चीन, ये सब की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा ऊंची चल रही है। जापान, बात समझ में आया कि नहीं? ये सब आगे चल रहा है सब। विकसित के बाद एक होता है विकासशील। क्या होगा? विकासशील। इस पे चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, उससे पहले आएंगे इस पे, इसको बोलते हैं अविकसित। क्या बोलते हैं? अविकसित। अविकसित माने ऐसा देश जहां पे कुछ डेवलप ही नहीं हुआ है। सड़कें आज भी वैसी की वैसी हैं, शिक्षा का वही हाल है, बीमारियां वैसे ही पसर रही हैं, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रहन सहन है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अविकसित। और ये दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे शहर हैं, दक्षिण अफ्रीका बहुत सारे ऐसे देश हैं, बात समझ में आया, जहां पे ऐसी स्थिति पाई जाती है। आज भी वहां पे लोग क्या है ना, वो आदिवासी सब मिल जाएगा, देखिएगा तो। बात समझ में आया? एक हो गया विकसित, जहां पे सब चीज अवेलेबल है। एक होता है अविकसित, जहां पे कुछ तरक्की नहीं हुआ। एक होता है कि जो इससे आगे है, इससे क्या है? पीछे है, मतलब तरक्की में चल रहा है, अभी चल रहा है। बात नहीं समझ में आ रहा? अरे बोलो, मैंने अगर थोड़ा सा बढ़ गया, इस पर काम हो गया, अच्छा सा गेन कर लिया, सही चीजें सही रही, तो ये विकसित में शामिल हो सकता है। अगर गड़बड़ाई कोई चीज तो ये विकसित में शामिल हो सकता है। बात समझ में आया? तो भारत कैसा देश है, बताइए पहले। भारत में विकास हो रहा है, जो भी तरक्की के रास्ते पे चल रहा है भारत। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये लड़खड़ाया तो कहाँ पहुंच जाएगा? अविकसित में। अब बड़ी ऐसे ही अगर इसी पेस पे, इसी रफ्तार पे काम करता रहा तो हमारा इंडिया आने वाले समय में विद इन फ्यू टाइम्स, बहुत ही कम समय में इसमें शामिल हो जाएगा। और इसके लिए धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति सबसे उठना पड़ता है। ध्यान किस पे देना पड़ता है? अर्थव्यवस्था की। बात समझ में आया? अरे बोल रहा है नहीं? तो जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा, जितनी बढ़िया, जितनी मजबूत है, इकोनॉमी डिपेंड करता है कि देश किस में है। अगर आपके यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, कर्ज में है, और गवर्नमेंट आपका कर्ज लेके काम कर रहा है, जैसे पाकिस्तान क्या था, शुरुआत तो भारत के साथ हुआ ना उसका। भारत और पाकिस्तान दोनों का अर्थव्यवस्था अलग साथ साथ कब हुई? 1947 में। हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ पाकिस्तान। लेकिन आज वहां पे स्थिति क्या है बच्चे, कि वो अविकसित देशों में शामिल होने वाला है। इतना कर्जा उस पर चढ़ गया है कि बहुत ही कम समय में कहाँ शामिल हो जाएगा? अविकसित में। पूरा देश उसका कर्जदार हो जाएगा। इतना ज्यादा वहां का गवर्नमेंट कर्जा ले लिया है चाइना से कि चुका ही नहीं पाएगा। तो नहीं चुका पाएगा तो चाइना क्या करेगा? या तो उसका उपनिवेश बना लेगा, नहीं तो अपने हिसाब से दूर से नियंत्रण करेगा। बात समझ में आया? तो वैसे देश को क्या कहते हैं? अविकसित, जिसका अपना कुछ आधार ही नहीं है। और वही अगर बढ़िया से तरक्की किया रहता, बात समझ में आ रहा है, पाकिस्तान में हमारे साथ होता, हमारे बराबर पे होता। लेकिन वहां पे राजनीति, धर्म की राजनीति, घरेलू हिंसा इतना ज्यादा है कि वो तरक्की नहीं कर। तो देश डिपेंड किस पे करता है? अर्थव्यवस्था। किस पे करता है? अब आपसे पूछा कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, आप बताइए। अरे बोलिए। तो अर्थव्यवस्था का विकास होता है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसमें पहला क्या होता है? एक को बोलते हैं आर्थिक विकास। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बुआ? आर्थिक विकास। मतलब अगर आर्थिक विकास बढ़िया हो रहा है तो अर्थव्यवस्था का विकास भी क्या हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। और दूसरा होता है मौद्रिक विकास। क्या होता है? मौद्रिक विकास। दोनों जरूरी है। करेंसी का डेवलपमेंट भी जरूरी है और इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी क्या है? जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था का विकास दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कौन कौन सा? आर्थिक विकास पे, दूसरा किस पे? मौद्रिक विकास पे। अब आपको समझ में ये नहीं आया होगा कि आर्थिक विकास क्या है और मौद्रिक विकास क्या है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है आर्थिक विकास, क्या है मौद्रिक विकास, तो पहले हम शुरुआत किससे करते हैं? किससे करेंगे? चलिए, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आर्थिक विकास पढ़ना है, क्या होता है? मौद्रिक विकास क्या होता है? समावेशी विकास क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? समझ में आएगी नहीं? ये विकास का 4 प्रकार पूरा लिख के रखा है मैंने। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं समावेशी विकास। क्या बताते हैं? समावेशी। अगर आप इसको गौर से पढ़िएगा ना, समावेशी मतलब सब लोग समायल भाई में। समावेशी मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। ईच एंड एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड।
मैंने बिना किसी का जात देखे, बिना किसी का धर्म देखे सबका विकास अगर हो रहा है, उस विकास को क्या कहा जाएगा? होगा समावेशी विकास कहा जाएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं? अरे बोलो। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या बोलते हैं इसको? मैंने छोड़ो, इंग्लिश की जानने की क्या जरूरत है, इतना समझो। इस समावेशी में क्या होता है ना, सबका समान रूप से विकास, सबका समान रूप से जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अरे बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अगला है सतत विकास। क्या होगा? सतत विकास। सतत विकास क्या होता है भाई? कि विकास की वैसी प्रक्रिया, विकास की जिसमें अभी का नहीं, आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच के विकास किया जाता है, उस विकास को क्या कहते हैं? सतत विकास। नहीं समझ में आ रहा है? एक इसमें कमीशन था, मैंने कमीशन मतलब आयोग, समिति, उसका नाम था ब्रूडलैंड। क्या नाम था बुआ? समिति का नाम था वो। वही क्या किया था? सतत विकास का परिभाषा दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? और बोला क्या था कि वर्तमान के साथ साथ, वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी को भी, भावी पीढ़ी का भी विकास क्या कहलाता है? सतत विकास। क्या कहलाता है बुआ? अरे बोलो हाँ या नहीं? सस्टेनेबल ग्रोथ इसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। समावेशी माने इसका मतलब हो गया बच्चे कि किसी का भी धर्म जाति से लेना देना नहीं हो, सबका एक समान विकास क्या कहलाता है? समावेशी विकास। और सतत विकास क्या कहता है? कि विकास की वैसी प्रक्रिया या विकास का वैसा रूप जिसमें केवल वर्तमान को नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है, वैसे विकास को क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो ये आप समझ गए ना, इसको आप याद रखिएगा। हमारा मुद्दा है जो है वो है आर्थिक विकास का, और किसका है? मौद्रिक विकास का। आर्थिक के साथ साथ क्या है? मौद्रिक विकास का। चलिए बात समझते हैं, क्या होता है आर्थिक और क्या होता है मौद्रिक। आर्थिक मैंने बताया पैसा से रिलेटेड, अरे बोलो। और मौद्रिक होता है मुद्रा से रिलेटेड। बात समझ में आएगी? मुद्रा के रूप से, मुद्रा मैंने, मुद्रा का मतलब पैसा ही होता है। मुद्रा का मतलब क्या होता है? पैसा। लेकिन हम बोल रहे हैं मुद्रा के रूप से, मुद्रा के रूप से संबंधित। और आर्थिक का मतलब है कमाई से संबंधित। क्या है? कमाई से संबंधित। बोलो ना हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? तो कमाई को क्या बोलते हैं हम लोग? आय। क्या बोलते हैं? बोलो हाँ या नहीं? जिस देश का आय ज्यादा होगा उसका आर्थिक विकास भी ज्यादा होगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे बोलो हाँ या नहीं? जिस देश की कमाई ज्यादा होगी आर्थिक व्यवस्था भी क्या होगी? उसकी उतना ही मजबूत होगी। जिस देश की कमाई कम होगी उसकी आर्थिक व्यवस्था भी क्या होगी? कम होगी। और मुद्रा का रूप का कैसे विकास हुआ? पुराने जमाने में कौन सी मुद्रा चलती थी, अभी कौन सी मुद्रा चलती है, समझ में आया? इसका विकास कैसे हुआ? उसको जानने से पहले थोड़ा सा एक मिनट देखते हैं कि हम लोग आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ना तो यही बता देंगे हम। क्या बोलिए? चलिए समझिए। कमाई क्या बुआ? समझ में आ रहा है ना आपको? बोलो हाँ या नहीं? तो कमाई की अगर हम बात करें, दिख रहा है ना आपको? बोलो। तो आर्थिक विकास तब होगा जब कमाई क्या होगा? कमाई विकास हो, कमाई विकसित होगा। अगर आपका कमाई में विकास नहीं हो रहा है तो आपके आर्थिक विकास नहीं होगा। तो आय दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है राष्ट्रीय आय। क्या होता है बुआ? और एक क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। बोलो। अब राष्ट्रीय आय, अगर राष्ट्र कोई भी देश ज्यादा कमा रहा है, देश में लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, देश कहां से कमाता है? हम लोग टैक्स पे करेंगे तब ना। तो अगर किसी देश के नागरिक समय समय पर टैक्स पे कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से सरकार के साथ छल नहीं कर रहे हैं, ना बिजली चोरी हो रही है, ना टैक्स चोरी हो रही है, सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उस देश की जो है कमाई बढ़ेगी और वो देश बहुत ही ज्यादा क्या करेगा? विकास करेगा। उस विकास को क्या कहा जाएगा? आर्थिक विकास।
कोई दिक्कत? अच्छा, प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना, वो राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और उसके देश की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अभी क्या होता है, हम लोग को आगे पढ़ना है तो उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। मुद्रा के रूप में बात करें हम, तो चलिए पहले बात करते हैं किसका, मुद्रा के विकास, इसका बात करते हैं, ठीक है ना आपको? अरे बोलो। चलिए, मुद्रा, मुद्रा को क्या बोलते हैं? करेंसी है बुआ इंग्लिश में। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा फिर पूछेगा मुद्रा किसे कहते हैं, तब क्या बोलिएगा? पैसा मुद्रा कहते हैं। कोई भी चीज जो आपके जरूरत की चीजों को आपके पास पहुंचाने में मदद करती है, मतलब कोई भी चीज जो मुद्रा है काम करती है। जैसे मान लीजिए कहीं देश में नियम है कि बोतल लेके आइए, नारियल लेके जाइए, तो यहाँ पे बोतल जो है वो मुद्रा का काम कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी चीज अगर मुद्रा का काम कर रहा है तो उसे मुद्रा कहा जाएगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग डिफिनेशन है ये, बहुत ही कंफ्यूजिंग डिफिनेशन है, लेकिन आप समझ रहे हैं तो समझ आ जाएगा। मुद्रा वो है जो मुद्रा करती है। नहीं समझ में आया? जैसे आप क्या कीजिए, गांधी जी का फोटो लेके आइए और 2 बोतल आप जूस लेके जाइए, यहाँ पे गांधी जी का फोटो जो है मुद्रा का काम कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा? कोई भी चीज जो मुद्रा का काम करती है उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा मुद्रा नहीं है, बट मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम करती है। कंफ्यूज हुआ ना? कंफ्यूज हुआ कि समझ में आया मेरा बात? कितना मतलब समझ में आ गया? मुद्रा उस वस्तु को कहेंगे जो मुद्रा का क्या करती है, काम करती है। कोई कह दे भाई ईंटा लेके आओ, पत्थर लेके जाओ, तो पत्थर आपको जरूरत है, हाँ ईंटा लेके पत्थर लेके आइए। तो आपको जरूरत क्या था, पत्थर का, और आपने क्या दिया, ईंटा। तो आपने दिया ईंट, उस ईंट के बदले आपको पत्थर मिला, वहां पे ईंट पैसे का काम किया। तो जो मुद्रा का काम करता है उसे क्या कहा जाता है, मुद्रा। तो सबसे बड़ा हमारे देश में था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था बुआ? अरे बोलो हाँ या नहीं? वस्तु विनिमय पार्टी सिस्टम, एक्सचेंज। ये सामान लेके आइए, दूसरा लेकर सिंधु घाटी से बहता, याद है तुम लोग को? मतलब एक सामान अभी भी गांव बताए थे लोग कल, आइसक्रीम वाला आता है तो गाँव में बच्चा सब क्या करता है, गेहूं निकाल के ले जाता है, वो बेरी में से धान जो भी अवेलेबल रहता है, धान जो भी रहता है वो लेके जाता है, आइसक्रीम बन लेता है, और बदले में क्या करता है उसको। तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली है, अभी हमारे देश में लागू नहीं है, सरकार उसको पकड़ सकती है। बात समझ में आएगी नहीं? अगर प्रशासन गिरफ्तार, हमारे देश, अब हमारे देश में कौन सी चलती है, मौद्रिक प्रणाली। क्या चलती है? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तुओं का, अगर आप चाहते हैं, अगर अभी भी अगर वो सिस्टम है, तो आप एक वस्तु लेके आइए, उसका भले दाम लगाइए, उस दाम में कोई और सामान लेके जाइए। डायरेक्ट सामान के बदले सामान नहीं मिलता है कहीं भी। आप नहीं समझ में आया? अगर आप बाल्टी लेके, जैसे आप कल सुनार दुकान पे जहाँ बर्तन बिकता होता है ना, बर्तन चाहे गहना लेके जाते हैं, दूसरा गहना लेके क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो थोड़े ना झुमका मतलब झुमका दे देता है, नहीं। आपका जो सामान रहता है उसका एक मूल्य अंकित किया जाता है, उस मूल्य को आंकने के बाद उसी मूल्य का दूसरा गहना आपको दिया जाएगा। ना तो कुछ और लीजिएगा तो आपको पैसा मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको, ये एक्सचेंज सिस्टम नहीं है, ये बार्टर सिस्टम नहीं है, ये मौद्रिक प्रणाली है। सामान बेच रहे तो मुद्रा में खरीद रहा है, और उसी मुद्रा के बदले आपको क्या कर रहा है, दूसरा सामान दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। कब प्रचलित थी? पुराने समय में। उसके बाद क्या आई, कौन सी प्रणाली है? सब काम किससे होने लगा, मुद्रा से। मुद्रा का विकास बहुत तरीके से हुआ है। पहले कौन सी मुद्रा आई, धात्विक, याद है ना? धात्विक मुद्रा आई, सोना का सिक्का चला, चांदी की मोहर, सोना की मोहर बोलते थे उसको, सोना की मोहरें चली, चांदी की मोहरें, फिर पीतल, ऐसे करके लोहा, एल्युमिनियम, बहुत सारा, तांबा में सब चला। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद आया कागजी। क्या हुआ, नोट चलना शुरू हुआ। बात समझ में आया? नोटों का प्रचलन बढ़ा, ये मौद्रिक प्रणाली में हुआ। पहले कौन सा आया, धात्विक नोट आया, धात्विक मुद्रा आई। फिर आया कागजी, मतलब कागज पर नोट छपा के आना शुरू हुआ कि नोट है और गांधी जी का फोटो है। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आया बैंकिंग प्रणाली। क्या है बुआ? बैंकिंग प्रणाली में क्या होता था, पैसा डालिए, पैसा निकालिए, इससे व्यापार और भी क्या हुआ, आसान हो गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? तो उस समय जो प्रणाली था बैंक का, उसमें पैसा भेजाता हो जाता कहीं,
नहीं था। एक ही ब्रांच है, केवल आप डाल सकते हो और वहां से क्या कर सकते हैं। तब आया कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या आया? कोर बैंकिंग प्रणाली में हो गया कि आप एक पैसा को एक अकाउंट में से माने बिना निकाले उसी अकाउंट में दूसरे अकाउंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसे बोला गया कौन सा प्रणाली? कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या बोला गया? समझ में आ रहा है ना? सब मुद्रा का रूप है, देख लो ये सारा विकास है मुद्रा का। यहाँ वस्तु शुरुआत में वस्तु मुद्रा काम करती थी, उसे क्या कहा गया? वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा के रूप में कोई भी सामान खरीदना है या बेचना है उसे मुद्रा का यूज पड़ेगा, उसे क्या कहा गया? मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली में जो मुद्रा का विकास हुआ, जो मुद्रा आपके हाथ में आया वो आया तो कौन सी? धात्विक। फिर क्या आया? कागजी। फिर क्या आया? फिर क्या आया? कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग में क्या होता है? डायरेक्ट विदाउट अपने अकाउंट से पैसा निकाले एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। अब क्या हुआ ना, अब जो है मुद्रा का रूप बदल गया। क्या बदल गया? तो मुद्रा का रूप बदल गया तो क्या हुआ? पैसा नहीं आता था हाथ में, अब क्या आने लगा? चेक। क्या आने लगा? चेक। हिंदी में लिखते लोग, चेक काट देता है। अरे बोलो क्यों जाएगा चेक? बोलेगा डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। पास में आया कि नहीं आया? डी डी। उसके बाद आपका और क्या होता है? नहीं, चेक और डीडी ये सब जो है ना पैसा है। क्या है? आपको चेक दिया गया, पैसा ही दिया गया। मैंने किसी का सब गया हमारा 1 लाख रुपया आपके पास है, दीजिए 1 लाख रुपया, 1 लाख का चेक कर दे दिया, तो आप चले आते हैं ना। आपको लगता है कि 1 लाख रुपया आपको क्या कर दिया? वो दे दिए, तो पैसा ही है। अब आपके हाथ में 1 लाख रुपया है नहीं, लेकिन आपको विश्वास है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मुद्रा का रूप है चेक। वो डीडी वैसा ही है। चेक और डीडी में अंतर समझाए थे आपको हम। अरे बोलो क्या होता है चेक और डीडी में? चेक और क्या होता है? डीडी। डीडी का पहले पूरा नाम बताओ क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है ना। तो चेक में क्या होता है ना, आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो आप चेक इशू कर सकते हैं। वो चेक डिपॉजिट करने से पहले आप अकाउंट में पैसा जमा करवा दीजिए, ना तो जाके चेक भजाया और चेक बाउंस हुआ तो आप एक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है? नहीं, पहले आप पैसा दीजिएगा तो बैंक आपको क्या करेगा? डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा। बात समझ में आया ना? इसमें पहले पैसा होना चाहिए। पहला तो समझ में आ गया। दूसरी बात, चेक अगर किसी व्यक्ति के नाम से है तो कोई भी जगह क्या कर सकता है, जहां उसका अकाउंट है वो बजा सकता है। अरे बोलो। लेकिन डीडी पर लिखा रहता है कि पे किसको करना है और कौन से ब्रांच में करना है। बात समझ में आया? तो ये दो बहुत ही खास अंदर होता है, चेक और कौन चीज में? डीडी में, डिमांड ड्राफ्ट। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया आपको? कोर बैंकिंग प्रणाली के बाद अब आ गया है, अभी इसके बाद भी आया कौन चीज? डीसी और क्या आया? सीसी। डीसी और क्या आया? डीसी और क्या आया? सीसी। डीसी का मतलब होता है डेबिट। क्या होता है? डेबिट। सीसी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है बच्चे एटीएम कार्ड। क्या होता है? एटीएम कार्ड। समझ में आ रहा है आपको? तो डीसी यानी डेबिट कार्ड, एक और नाम से कहते हैं एटीएम कार्ड। इसमें क्या करता है बैंक? अपने खाता धारक को एक प्लास्टिक का कार्ड इशू करता है। क्या करता है? अरे बोलो हाँ या नहीं? वो प्लास्टिक कार्ड जो होता है वो उसमें उसके लिए आपको उसका यूज करने के लिए आपको 4 अंकों का पिन बनाना पड़ता है। बैंक बना के देता है। बात समझ में आया कि नहीं? और जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप उस प्लास्टिक के कार्ड का यूज एक एटीएम मशीन में जाया करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? चूंकि उस कार्ड का मशीन एटीएम मशीन में करते हैं, इसको उसे क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड कहते हैं। अरे बात समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या करता है, जो ग्राहक होता है उसके अकाउंट में जितना भी पैसा अवेलेबल होता है, या तो उतना पैसा, अच्छा उससे कम पैसा निकाल सकता है जब चाहे तो। बात समझ में आ रहा है ना? एटीएम कार्ड का जो होता है, एटीएम मशीन चाहे एटीएम कार्ड, इसमें एक वर्ड आता है एटीएम। क्या आता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कौन चीज? टेलर मशीन। और हम बार बार आपसे पूछेंगे बाबू एटीएम में टी का मतलब क्या होता है? एटीएम में टी का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं पूछेंगे एटीएम का फुल फॉर्म बता, उस जमाना गया। व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन एटीएम? एम का मतलब एटीएम में क्या होता है? एग्जाम पहले का ऑप्शन रहेगा मनी। क्या रहेगा? मनी। एटीएम मनी जिंदाबाद।
आप टिक मारिएगा क्या हो जाएगा, गलत। बहुत कंफ्यूजिंग। एम का मतलब मशीन होता है, लेकिन आप सोचिए एटीएम से क्या निकलता है, मनी। एम पर क्या हो जाएगा, मनी। जैसे मनी कीजिएगा तो ये दोनों किस प्रकार का, अच्छा हाँ, एटीएम कार्ड से केवल पैसे आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सीसी से आप जमा भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। बात समझ में आया? इसमें क्या होता है, ग्राहक को एक लिमिट दिया रहता है, 5 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 10,000, 20,000, 50,000, जो आपका औकात हो, वो लिमिट दिया रहता है। और उस लिमिट में क्या होता है, देखो कौन कहेगा कि लिमिट लिखे है, क्या कहेगा, लिमिट क्या लिखा है बुआ, LIMIT, लिमिट मतलब सीमा, बाउंड्री। क्या होता है, मतलब उस लिमिट के अंतर्गत जो पैसा आपको लिमिट दिया गया है उसका यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं, अपना EMI क्लियर कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। जो आप करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिए गए समयावधि के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना होगा, उतना बैलेंस आपको उसमें जमा कर देना होगा। दिक्कत, तो ये दोनों कैसा कार्ड रहता है, प्लास्टिक का। अरे बोलो, इसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी। तो बताइए, जो हम CCDC लिखे हैं मतलब क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक मनी। अरे बोलो, प्लास्टिक मनी। तो आपने क्या समझा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो मुद्रा का विकास हुआ वो सबसे पहले आया कौन चीज, वस्तु विनिमय। क्या आया, वस्तुओं की अदला बदली क्या करते हैं, वस्तु विनिमय बोलते हैं। मौद्रिक प्रणाली, क्या लिखा गया है, मौद्रिक प्रणाली का मतलब हो गया कि कोई भी सामान खरीदना हो या बेचना हो, उसमें अगर पैसा, मुद्रा की जरूरत पड़ती है तो उसे क्या कहा जाएगा, मौद्रिक प्रणाली कहा जाएगा। समझ में आया ना? मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा का जो विकास हुआ, मुद्रा का जो वो 2 चरणों में हुआ। पहला स्टेप क्या था, धात्विक। क्या था बुआ, धात्विक मतलब धातु के सिक्के बने होंगे, सोना बना, चांदी बना, पीतल बना, तांबा बना, जो भी बना व्हाटएवर। कागजी, क्या है बुआ, कागजी में क्या आया, नोट आया, चेक आए, DD है, बताया ना आपको। हाँ, ये सारी चीज बताए। बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, आप जाके पैसा निकाल सकते हैं या पैसा क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जमा कर, जब हो गया तो जमा कर दिए, घर के तो निकाल लीजिए। कोर बैंकिंग प्रणाली में क्या है कि नहीं, आप बिना निकाले अपने खाता में से जो भी आपका अमाउंट है जितना आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, उतना बैलेंस आप किसी और खाता में क्या कर सकते हैं, बिना निकाले ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग प्रणाली को कहा जाता है। कोई दिक्कत, ये क्या करता है, आपको चेक या DD भी इशू करता है। अरे बोलो है नहीं, चेक और DD में तो समझा दिए। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी क्या होता है, तो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना होता है, बैंक में खाता खोलना होता है, कुछ प्रोसेस फॉलो करने होता है, आपको बैंक क्या करता है, कार्ड देता है। बात समझ में आया? और प्लास्टिक मनी के बाद हमारे देश में जो वर्तमान सिस्टम है मुद्रा का, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मनी। क्या बोलते हैं, डिजिटल मनी। डिजिटल मनी, इसमें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, बस आपको चाहिए इंटरनेट। क्या चाहिए, इंटरनेट और एक इंटरनेट कैपेबल डिवाइस, जिसमें भी आप इंटरनेट, फोन पे यहां से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। गूगल लॉगिन करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, कहाँ जाएंगे, और बिना, बस जिसमें इंटरनेट आ जा रहा है उसके सहायता से पैसों का लेन देन क्या कहलाता है, डिजिटल पेमेंट कहलाता है। और ये भी क्या है, मुद्रा का एक रूप है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चलित है, बहुत प्रचलित है। लोग आज 5 रुपए का समोसा खा रहे हैं ना, वहां पे पेटीएम कर दे रहा है। बस समझ में आ रहा है ना, कैशलेस हो गया है पर्सन। क्या हो गया है, और शायद मोदी जी का यही सपना था कि इंडिया क्या बनाना था, कैशलेस। इससे फायदा क्या होता है ना, कि जाली नोट, क्या होता है बच्चे, जाली नोट पर नियंत्रण रहता है। लोग जाली नोट जल्दी नहीं चला पाते हैं। सब लोग कैशलेस हो जाएगा तो नोट नहीं कोई चलेगा नहीं, तो बाजार में जाली नोट का क्या प्रचलन घट जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं? लेकिन इससे नुकसान ये हो गया है कि साइबर फ्रॉड बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, लोगों को जानकारी हो नहीं रहा है कि आपको बैंकिंग सिस्टम का यूज करना कैसे है, समस्या हो जा रही है। हालांकि इसमें भी काम कर रहा है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जब जब लोगों को ठेस लग रहा है तो होगा, हो रहा है क्या, फोन आता है, OTP मांगता है, तो कहता है कैसा OTP। चलिए अगला क्वेश्चन, ये समझ गए आप।
चेक भी समझ गए होंगे। ओके, अब आता है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति। ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। मतलब क्या होता है? कोई विशेष अर्थ नहीं होता। लेकिन इतना समझ लीजिए कि कोई देश विकासशील है, विकासशील, इतना समझ में रही है। अरे आपको बताया ना, देश कितने प्रकार का होता है? 3। एगो अविकसित, क्या होता है? अविकसित। क्या होता है? विकास, एक होता है तो मान लीजिए कि विकासशील देश अगर तरक्की करता है तो उसे कहेंगे आर्थिक विकास। क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कहेंगे। ये भी कर रहा तो क्या बोलेंगे इसको? आर्थिक। बात समझ में आए ना? लेकिन अगर विकसित देश, वो तो पहले से विकास हो चुका है उसका, उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि। क्या बोलेंगे? या आर्थिक प्रगति बोलेंगे। बोलो समझ में आएगा? आया। और जो पहले से विकसित हो चुका है उसमें क्या विकास करेंगे? नहीं समझ में आ रहा। तो अगर अविकसित देश या विकासशील देश अगर विकास करते हैं तो उन्हें आर्थिक विकास कहा जाता है। लेकिन अगर पहले से ऑलरेडी जो डेवलप्ड है, पहले से विकसित है, तो उसके विकास को आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति कहा जाएगा। कोई डाउट? तुम सो रहे हैं जी? जमाई पे जमाई ले रहे हैं। अगला है कौन सी बुआ? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। क्या बोलेंगे गो? प्लानिंग कमीशन एक ऐसा आयोग जो क्या करता है, देश में होने वाली योजनाओं का रूपरेखा तैयार करता है। सिंपल सा, नहीं समझ में आया? पहले योजना आयोग समझिए कि इसका स्थापना कब हुई। 15 मार्च 1950। 15 मार्च, याद आ रहा है आपको? क्या उपभोक्ता दिवस? उपभोक्ता दिवस क्या होता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, याद रहेगा ना? 15 मार्च 1950 को बनाया गया था योजना आयोग। और ये जो था उस समय बोला गया कि जिसके अध्यक्ष होंगे ना, देश के पदे ना प्रधानमंत्री, पदे मैंने पद पर बैठे, इनकी पहले से रिटायर हो चुके हैं। समझ में आ रही? वर्तमान प्रधानमंत्री। अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो बताइए प्रथम कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत? तो यस, हमारा दिक्कत है। योजना आयोग की शुरुआत इसलिए की गई कि क्या करता है ना, ये योजना बनाता है। क्या करता है? इसका काम क्या है? कार्य कोई पूछेगा तो ये काम का योजना को रूपरेखा देता है। योजना क्या करता है? मन ये तैयार करता है और बताता है क्या 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 नहीं करना है। ठीक है? अरे बोलिए, जैसे पंचवर्षीय योजना क्या है? इसकी शुरुआत किसने की थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? योजना आयोग ने। कब की थी? 1951। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, इसका शुरुआत हुआ था 1950 में। अरे बोलो है नहीं? ये योजना लाया, 5 साल के लिए लागू रहेगा। इस योजना को क्या कहता है? पंचवर्षीय योजना। और पहली कब से कब तक लागू हुई थी? 1951 से 1956, दूसरी 56 से 61 तक। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये था योजना है। इसका काम था कि देश भर में जो चीजें जनता के लिए जरूरी है उसको किस योजना के तहत लागू करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, इस सारी चीजों के रूपरेखा कौन तैयार करता था? करता था, इसलिए क्योंकि अब ये नहीं है, अब ये आयोग हमारे पास नहीं है। इसके बदले में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कब बने? 2014 में। तो 2015 में उन्होंने क्या किया? इस आयोग को हटाकर एक दूसरा आयोग ला दिया। बस समझ में आया? उसे कहा गया नीति आयोग। क्या कहा गया? लेकिन उससे पहले ये था। उससे पहले क्या था? पहले इसको समझते हैं। पहले योजना आयोग समझ गए आप?
अरे बोलो हाँ या नहीं। ये योजना आयोग क्यों बनाया गया था? सरकारी योजनाएं, वैसी योजनाएं जो सरकारी हैं और जनता के लिए बेहद क्या है, जरूरी है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, लोगों के पास सही ढंग से पहुंचाने के लिए, कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, कैसे कैसे लाभ उठाएगा, इस सारा चीज का प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? अब देखिए ये योजना आयोग है ना, इस योजना आयोग के बाद, इस योजना आयोग के आया राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या आया? इसमें क्या होता है? इसका नाम होता है नेशनल डेवलपमेंट